अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजमल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी, जी, जी जी सर, आपको जी आवाज। सर, आ गई आवाज़। आप सुन पा रहे हैं? जी क्या हाल है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही जी, है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे जी। हस्बे वादा हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हाउ टू चूज अ कैरियर आफ्टर मैरिज। तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं अजमल अब्बास कमियाना साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर ट्रेनर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, कैरियर काउंसलर हैं और सर्टिफाइड माशाल्लाह सक्सेस कोच हैं हमारे साथ। सर को अपने ब्रॉड पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल साहब, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र और आपकी दुआएं। माशाल्लाह सर, खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सब खैरियत चलें है? सर। और इस वबा के मौसम में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको पता है करंटाइन चल रहा है तो बस ये सोचा, एक प्लान किया कि हम लोग इस तरह लाइव आके जो सेशन है अपने वो कंडक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, माशाल्लाह अपना कीमती टाइम दिया। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि कैरियर क्या होता है सर? असल में मकबूल साहब, अगर बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर वो प्लानिंग होती है जिससे हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। यानी हम ठीक हो गया। फ्यूचर में जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो ख्वाहिशात है हमारी, उसकी प्लानिंग को हम कैरियर कहते हैं। यानी अगर जी जी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी हम चीज करना चाहते हैं जो फ्यूचर में हमें काम आएगी, यानी हमारी जिंदगी का पैटर्न होता है जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, उसको हम कैरियर कहते हैं। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? अच्छा, कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर हम पहले बात करते हैं फ्यूचर की, सबसे पहली बात होती है फ्यूचर की कि हम आने वाले वक्त के बारे में क्या जी सोचते हैं, यानी कल के बारे में क्या सोचते हैं, उसे हम कैरियर कहते हैं। अब कैरियर की एक मुकम्मल प्लानिंग और तरतीब होती है कि हम एक एक काम करते जाएं कि हमारा कैरियर या फ्यूचर सिक्योर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो भी काम करना होता ठीक है, हो। हम उसकी एक प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग को हम काउंसलिंग के फर्म में काउंसलिंग कहते हैं। यानी हम अगर बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर काउंसलिंग कह देते हैं, जिसमें प्लानिंग होती है। असल में आम वर्डिंग आप प्लानिंग कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के कैरियर या फ्यूचर के बारे में काउंसलिंग किसी किसी कर सकते हैं। यानी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप वो तमाम काम जो हमारे फ्यूचर में हमें काम आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग या काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग से मुराद ये है कि जो हम कैरियर हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में एक मुकम्मल प्रॉपर काउंसलिंग या प्लानिंग की जाए कि हम ये जो हम बनना चाहते हैं फ्यूचर में, वो कैसे बन सकते हैं। और इसमें मुकम्मल गाइडलाइंस, मुकम्मल चीजें वो काउंसलिंग में आ जाती है। कैरियर काउंसलिंग का मकसद ये है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें बाय स्टेप प्रोसेस, उसे हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। अच्छा, ठीक हो गया सर। तो सर ये जरूरी क्यों है, कैरियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। कैरियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये है कि कैरियर काउंसलिंग लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये होती क्या है। तो ये इतनी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कैरियर काउंसलिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई भी जिंदगी का स्टेप लेना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। मैं आपको छोटी ठीक सी हो गया। एग्जांपल जो हर इंसान लेता है, उसकी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक मकान बनाना है, एक घर बनाना है, 4-5 महले का जी बिल्कुल। मकान बनाना है एग्जांपल के तौर पर। तो हम पहले सोचते हैं कि मैंने किस एरिया में, किस इलाके के अंदर, किस टाउन के अंदर, किस गली मोहल्ले के अंदर प्लॉट खरीदना है। सबसे पहले अब वो प्लॉट परचेज करेंगे। उसके बाद आप जी डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर एक आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाएंगे और नक्शे को आगे लेके चलेंगे। उसके बाद आप उसकी बेसमेंट बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सब कुछ होता है। एक जी। छोटे से मकान पे हम इतना फोकस करते हैं कि हम उस पे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स लगा देते हैं पहले प्लानिंग में, उसके बाद जाके कंस्ट्रक्शन अक्सर शुरू होती है। तो कैरियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है कि हम अगर अपने फ्यूचर के बारे में इतनी प्लानिंग क्यों नहीं करते।
हम अपने ठीक हो फ्यूचर गया। के बारे में क्यों नहीं डिसाइड करते कि हमें फ्यूचर में जो चाहिए क्या वो उसी तरीके से है जो हमने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। या अक्सर ये होता है कि हमने जो फ्यूचर में के लिए डिसाइड किया होता है वो ठीक नहीं होता और हम उसको सही प्लान नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप कोई भी स्टेप लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस्लामाबाद से लिया आना है, तो लिया के लिए फुल प्लानिंग मुझे करना पड़ेगी कि मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। अब अगर मेरी बिल्कुल। डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो मेरी प्लानिंग ठीक नहीं है। सेम इसी तरीके जी से, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। जी, सेम इसी तरीके से अगर हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लाइफ की जर्नी की बात हो रही है। और अक्सर हम जब कैरियर काउंसलिंग नहीं करते या सोचते नहीं है या आइडिया नहीं होता तो हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन करते हैं, और जब गलत डिसीजन होने की वजह से हम जिंदगी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी वजह से कैरियर काउंसलिंग बहुत तो जरूरी आप है ये कह रहे हैं कि ताकि प्लानिंग वो बहुत जरूरी। जी जी बिल्कुल, आपकी थिंकिंग और प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी में आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जब तक आप अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए होता है कि मैं अब क्या करूं, फिर आगे क्या करूं, फिर आगे क्या करूं। अगर हमें वो प्रोसेस या वो स्टेप नहीं पता तो हम जिंदगी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जी जी ठीक हो गया सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। अच्छा सर, ये कैरियर काउंसलिंग किन लोगों से, मतलब हमें किससे करनी चाहिए? कैरियर के बारे में अपने डिस्कशन जो है वो हम किस लोगों के साथ हमने अपनी लाइफ में किसके साथ हमें शेयर करना चाहिए? या कैरियर के हवाले से उनसे जो इंफॉर्मेशन है या डिस्कशन है, हम ऐसे कह लें कैरियर काउंसलिंग किन के साथ करनी चाहिए हमें? अच्छा, ये नहीं, आपके क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमें हेल्प यानी कैरियर काउंसलिंग के बारे में किससे लेनी चाहिए कि हाउ टू डिसाइड योर कैरियर। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा एक अजीब सा रवाज है। हमारे यहाँ रवाज क्या है, उसमें से कुछ कॉमन चीजें मैं बता देता हूँ। मेरी जी जी। अम्मी ने कह दिया, मेरे वालिद साहब ने कह दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया, मेरे कजन ने कह दिया, मेरे उस्ताद ने Exactly, कह दिया, तो मैंने वो चूज कर लिया। बिल्कुल। मकबूल साहब ये बताएं, क्या ये मेथड ठीक है? सर मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपने अंदर की जो स्किल्स और एबिलिटीज हैं वो आपकी मदर या जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। आपने अपने अंदर की एबिलिटीज और स्किल्स को निकाल के अपना मवाजना खुद करना है कि मैं आया इस फील्ड के लिए बेहतर हूँ या नहीं। सेम इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग जब हम किसी की बात करते हैं तो माँ बाप, टीचर्स, पेरेंट्स या रिलेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो उनसे जब भी हम पूछते हैं या वो हमें बताते हैं कि आप ये बन जाएं, तो वो कुछ चीजें होती हैं जिस तरीके से वो हमें बताते होते थोड़ा हैं इशू जो। हो रहा है नेट के हवाले से, आई थिंक। अगर आप जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं सर आप। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मकबूल साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी, आवाज आ रही है आपको मकबूल साहब? जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजमल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी जी। मैंने आपसे पूछा था कि कैरियर के हवाले से हमें किससे डिस्कशन करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो किससे करनी चाहिए ये बाद में टॉपिक है, लेकिन पहले देखना चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें कैरियर के मतलब जी उससे कभी भी बिल्कुल। मशवरा नहीं जी करना चाहिए उस इंसान से जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं बन पाया। ये एक बड़ा ही जी सख्त अल्फाज हैं, लेकिन जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं बन पाया वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो आपकी सजेशन आपको अच्छा नहीं दे सकता। हाँ, उससे सिर्फ इतना ही बिल्कुल। आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि इसकी बात पे अमल नहीं करना है, इसके अलावा उससे कोई और मोटिवेशन आप नहीं ले सकते। तो सबसे हम पहले डिमोटिवेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमने किससे मशवरा नहीं करना। हमने उस इंसान से मशवरा नहीं बिल्कुल करना जिस जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया। हमने माँ बाप से मशवरा बिल्कुल। उस लिहाज तक करना है अगर माँ बाप पढ़े लिखे या समझने वाले हैं तो। अगर माँ बाप इस बारे बिल्कुल में समझते नहीं हैं
तो हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आजकल के जदीद वक्त के मुताबिक वो हमें सजेशन दे सकेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छा जितनी फील्ड ऑफ स्टडीज हैं। जी अच्छा अजमल साहब, हम यूं कह सकते हैं आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं जो अपने लिए अपना खुद अचीवमेंट वो हासिल नहीं कर सके, तो वो क्या करते हैं हमारे पे, अपने बच्चों पे, यानी कि वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो उनके ख्वाब थे वो उनके बच्चे पूरे कर सके। फॉर एग्जाम्पल एज अ पेरेंट्स मैं अपने एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने। या मैं किसी यही अच्छी तो यूनिवर्सिटी में नहीं जा बिल्कुल या अच्छे ग्रेड हासिल नहीं कर सका, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो है अपने बच्चे जो है मेरे वो अच्छी जगह पे जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छे ग्रेड दें। तो हमने क्या किया हुआ है, बच्चों को नंबर गेम्स में लगाया हुआ है, बच्चों की जो अबिलिटी बिल्कुल। और सलाहियत है उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। ऐसा है ना सर? तो इस मकबूल चीज साहब को आपने हमने बहुत कैसे? बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया। आपने बहुत जी अच्छा सर। एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को कि हम अपनी ख्वाहिशात को उस पे कह देते हैं कि यार मुझसे नहीं हो सकता मेरा बेटा बेटी कर ले। लेकिन बेटे बिल्कुल बेटी ऐसे से है। भी पूछें वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही चीज है। जी। तो कैरियर तो काउंसलिंग के इस लिए चीज हमें को हम कम से सर कम कैसे अब खत्म करें कि जो अपनी कैरियर की काउंसलिंग है वो हम? सॉरी आपकी आवाज कट रही है। जी हेलो आपकी आवाज आई थिंक सो कोई इशू है। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी आपको मेरी जी आवाज आ आप रही है। कंटिन्यू करें सर, मैं सुन पा रहा हूँ आप। जी जी मैं सर असल में सुन पा रहा हूँ, हमें आप कंटिन्यू करें। आगे इस चीज को लेना कैसे है, यानी हमें इस चीज को कैसे एडवाइस करना है या इस कैरियर के बारे में हम इसको बेहतर फॉर्म में कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हमें जी डिफाइन करने पड़ेंगे। रूल डिफाइन करने जी पड़ेंगे खास तौर पे हम जैसे जितने भी लोग हैं जो एजुकेशनलिस्ट हैं या ट्रेनर के हैं या लाइफ कोचेज में से हैं, यानी जो भी हमारे जैसे नौजवान हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं मार्केट में, जैसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। इन्हें चाहिए कि ये बचपन से ही बच्चों को अवेयरनेस देना शुरू कर दें। और बच्चों के साथ साथ ये अवेयरनेस पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि बच्चे के टैलेंट और स्किल के मुताबिक ही बच्चे को फैसला करने दें, ना कि ऐसा करें कि जो माँ बाप की ख्वाहिशें, या ना ये भी ना करें कि जो बच्चे का ख्वाहिश नहीं है लेकिन बच्चे ने देखा कि आईटी में लोग अच्छा जा रहे हैं तो इसमें अच्छा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बल्कि बच्चे को इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए, बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसके अंदर इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए कि बच्चा अपने टैलेंट और स्किल को समझ के, अपने ख्वाहिशात को समझ के, अपने जो उसका अपना फोकस है, ड्रीम है, उसको समझ के आगे चल सके। तो यहाँ पे आई थिंक सो हमें, हम जैसे तमाम लोगों को, एजुकेशनिस्ट को खास तौर पर और स्कूल इदारों में, माँ बाप हम हमारे बहुत आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं और अक्सर जो पढ़े लिखे हैं वो इतने मसरूफ हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा टाइम अगर बच्चों के साथ सही स्पेंड करते हैं और बच्चे जिसको फॉलो करते हैं वो टीचर्स होते हैं। और आई थिंक सो यहीं पे ही कैरियर काउंसलिंग का आगाज होना चाहिए कि बच्चे के टैलेंट और स्किल को समझ के फिर फैसला करना चाहिए। जी आप। जी आपको आवाज आ रही है। जी सर कंटिन्यू। जी हेलो आपको आवाज आ रही है मेरी। जी सर आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। जी जी आपको आवाज आ रही है। जी जी सर आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू करें काइंडली। जी तो इस तरीके से है कि अगर हम बात करते हैं बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की, तो ये जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों की हैं जो हमारे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुआशरे में पेरेंट्स की है। तो सबसे पहले आई थिंक सो कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग से पहले, जहां तक मेरी अक्सर बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात होती है, तो बच्चे के पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं होता कि बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। उन्हें भी चाहिए कि हम उनको भी गाइडलाइंस बिल्कुल दें कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की एबिलिटी और स्किल्स और टैलेंट के मुताबिक फैसला कर सकें। और दूसरा ये है कि बिल्कुल है। हमारे टीचर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमारे जो टीचर्स हैं, जी सर। स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। हम बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कैरियर काउंसलिंग या बच्चों के कैरियर के बारे में डिसीजन इस तरीके से होता है कि बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा फैसला कर ही नहीं पाता। जी सर। उन्हें माँ बाप का प्रेशर होता है, उन्हें टीचर्स का प्रेशर होता है, उन्हें मुआशरे का, सोसाइटी का प्रेशर होता है। मैं ऐसे ही है। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मकबूल साहब। एक बच्चे के मैट्रिक में 900 मार्क्स हैं, आप कौन सी फील्ड सजेशन करेंगे उसको।
उसकी सर एबिलिटी और उसका इंटरेस्ट देखते हुए उसके बाद उसकी जो स्किल्स है अंदर, उसके जो टैलेंट है, बिल्कुल। अगर वो बच्चा एक्सपर्ट है बायो में तो फिर मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि आप कंप्यूटर साइंस में चले जाएं, ठीक है। अगर उसकी स्किल्स अगर हैं कंप्यूटर साइंस में, तो मैं उसकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको जज करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो अंदर जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट के अंदर, उसको देखेंगे, उसके मुताबिक ही मैं उसको सजेस्ट कर पाऊंगा। ये तो नहीं कहूंगा देखा देखा मुझे कहा ठीक है जी आप बायो है, आपकी बायो आपने कर ली, मैट्रिक होगी आपकी जी, तो आप एफएससी मेडिकल कर लें। हाउ इज इट पॉसिबल? जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में, तो वो कैसे मेडिकल में जाके कामयाब हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी आप हैं उन लोगों में से जो समझते हैं। अभी जी यही बिल्कुल। मार्क्स क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ आम पेरेंट्स के तौर पर कि अगर 900 जी मार्क्स किसी भी पेरेंट्स के बच्चे के आ गए तो वो क्या सजेशन करेंगे? वो तो यही कहेगा कि जी आपने मेडिकल करना है और डॉक्टर बनना है, आपके मार्क्स डॉक्टर अच्छे हैं, बनना है। ये- करना है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे बात है हमारे यहाँ जो कैरियर काउंसलिंग का डिसीजन होता है ये बच्चों के मार्क्स पे हो रहा होता है। यानी हम बिल्कुल ऐसे। बच्चे के टैलेंट स्किल्स और बच्चे की ख्वाहिश को देखते ही नहीं है, बल्कि बच्चे के मार्क्स को डिसाइड कर रहे होते हैं कि मार्क्स एक बोर्ड पे लग गए हैं कि बच्चे के 900 मार्क्स आ गए, 950 आ गए, 1000 आ गए, तो भाई ये तो पक्का डॉक्टर है या पक्का इंजीनियर है। जी जी। आप ये नहीं हो सकता कि क्या बच्चा आर्ट्स में नहीं जा सकता? जा सकता है। क्या बच्चा आईसीएस में नहीं जा सकता? जा सकता है। बिजनेस हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो ये बच्चे की एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए फिर पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चे को खुद भी फिर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक सो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो 3 स्टेप्स मैं उसको आमतौर पर 3 स्टेप्स में लेता हूँ। एक है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें टीचर्स बिल्कुल। और तमाम इदारे के इंतजामिया आ जाती है। सेकंड हमारे पास है पेरेंट्स और थर्ड है बिल्कुल। स्टूडेंट्स। हम इसको कहते हैं एजुकेशनल ठीक हो गया। ट्रायंगल। यानी एजुकेशनल सेंटर में हमारे पास स्टूडेंट होता है, एक साइड पे टीचर और एक साइड पे पेरेंट्स। अगर इन तीनों का आपस में एक कॉम्बिनेशन होगा और बच्चे को अंडरस्टैंड करके चलेंगे और बच्चा अपनी एबिलिटी को भी अंडरस्टैंड कर सके तो फिर आगे फैसला करना बहुत अच्छा हो जाता है जी और ठीक हो बच्चे गया अपनी सर। एबिलिटी के मुताबिक आपकी फैसला आवाज का कर थोड़ा पाए। इशू आ रहा है। जी आपको अब बात क्लियर आ रही है? अजमल साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज का इशू है। जी आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, आपको बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है आवाज। जी 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 अब आ रही है आवाज सर, आवाज आवाज आ रही है आपकी। जी। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ एजुकेशन ट्रायंगल जिसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा कर देता हूँ कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं। इन तीनों को मिलके ही फैसला करना होता है कि स्टूडेंट के लिए बेहतर क्या है। असल में जी प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक ये भी है कि स्टूडेंट को अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट और अपनी ख्वाहिशात का भी पता नहीं होता। जी आप ऐसे ही। माशाल्लाह खुद एजुकेशनिस्ट हैं, तो मुझे बताएं कितने परसेंट बच्चों को पता होता है कि उन्होंने क्या बनना है? सर मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करता जिस सिटी में, तो यहाँ पे जो मैं इस फील्ड में इसीलिए आया कि यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ नहीं पता कि हमने क्या करना है। उन्हें उनके पास ना तो वो प्लान्स होते हैं स्टार्ट से, ना उनके वो गोल्स होते हैं, ना ही एम होता है। बस वो कहते हैं, यही सुनने को मिलता है कि सर जहाँ अम्मी अब्बू कहेंगे, या जिस चीज़ का स्कोप चल रहा है जी, आजकल स्कोप चला हुआ है नंबर मार्क्स में डॉक्टर्स का। तो मैं मेरे हिसाब से तो 0.5% जो है बच्चों को पता होता है। तो 99.5 जो है वो बच्चे बिल्कुल भी उन्हें नहीं पता होता कि हमने किस फील्ड में जाना है। वो कहते हैं कि मैट्रिक हो जाए उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है, या जो अम्मी बिल्कुल अब्बू कह ऐसे ही। देगा, या तो जो बड़े भाई ने किया था वो कामयाब है तो उसको देख के हम जाएंगे। ये कजन ने एफएससी की थी और डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। तो यहाँ पे सर आजकल जो सिस्टमेटिक चला हुआ है वो ये है कि वो देखा देखी चल रहा है। तो इसी चीज को हमने अपने इस फील्ड में आके हमने इसको हटाना है और इसको आगे लेके आना है। बच्चों के अंदर जो एक्चुअली जो टैलेंट है ना उसको बाहर निकालना जी, बहुत अच्छी बात की है। यही तो हमारा मकसद है कि हम बच्चे को उसकी स्किल के साथ फर्निश्ड करके, यानी स्किल को ऊपर ला के, बच्चे के टैलेंट को ऊपर ला के फिर डिसीजन करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह है। जी लास्ट 4 टू 5 इयर्स में मोर देन 15,000 लोगों को ट्रेनिंग और काउंसलिंग कर चुका हूँ। मोर देन जी 15,000 लोगों को। उसमें जी। मैक्सिमम जहाँ तक मेरा एक जो इलाका है जिसमें मैंने परफॉर्म किया वो स्टूडेंट्स हैं। आप ये अंदाजा जी करें, स्टूडेंट्स और टीचर की काउंसलिंग और ट्रेनिंग जब हम करवाया करते थे तो बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि ये काउंसलिंग होती क्या है। उन्हें आइडिया ठीक ही है। नहीं है। इसमें बिल्कुल सबसे ऐसे। जो मेन चीज है जो आई थिंक तो होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में होना चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए।
और मैं इस चीज में अक्सर मेरे गवर्नमेंट के साथ जो लिंक्स हैं उन जी आपको आवाज आ रही? जी सर आ रही है। जी आपको आवाज आ रही मकबूल साहब? जी अजमल साहब आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। तो मैंने गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों से कहा है कि आप क्यों नहीं जी, तो मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों से जो गवर्नमेंट में है, मिनिस्ट्री में है, एक अच्छा काउंसलर बैठा होना चाहिए जिसे पता भी हो। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ अभी स्टार्ट किया है, कुछ चंद साल हुए उन्होंने स्टार्ट किए हैं, लेकिन आई थिंक सो जो काउंसलिंग के डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके कैरियर काउंसलिंग करना तो वो तो ऐसे समझ लें कि हाफ कैरियर वो अपना गुजार चुके हैं, उनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो तो जा चुके हैं उसमें। उन्होंने फिर सिलेक्ट करना है प्रोफेशनल कैरियर, या आगे प्रोफेशन में उन्होंने क्या करना बिल्कुल है। जो स्टडी है वो तो गुजर चुकी। अब बीएस कर रहा है बंदा, एक बीएस में उसने एडमिशन ले लिया है, अब उसे पता लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है फिजिक्स में नहीं है, मेरा तो बॉटनी में था। तो वो फिर अब उसने फीसेस भी दे दी, कुछ सेमेस्टर भी हो चुके हैं, तो वो कैसे रिटर्न करेगा। इसलिए कैरियर काउंसलिंग जो है स्टार्ट से जरूरी होती है। जी बिल्कुल, तो आपके मुताबिक ये कैरियर काउंसलिंग किस क्लास से शुरू होने चाहिए? सर मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो प्राइमरी क्लासेस होती है ना, प्राइमरी के बाद 6th क्लास में जब बच्चा प्रमोट हो तो वहाँ उसके अंदर जो टैलेंट और स्किल्स हैं उसको बाहर लेके आना चाहिए। प्राइमरी तक बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चे का जो पोटेंशियल है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो कौन सी फील्ड में है या कौन से सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, वो या उसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो किस साइड पर डेवलप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग एजुकेशनिस्ट एंड कैरियर काउंसलर, तो इसमें यह है कि बीइंग प्रोफेशनल हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस साइड पर डेवलप हो रहा है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा है मुझसे, कि हम तो अब न्यू कमर हैं। तो आप जैसे मेहरबान दोस्तों से सीख रहे हैं हम लोग, तो आप सजेस्ट करें कि किस क्लास से आप समझते हैं कि बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, आपको ये तमाम चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। हमने जब से आज से 4 to 5 ईयर से पहले जब कैरियर काउंसलिंग हमने स्टार्ट की थी डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो हमने टारगेट किया एफएससी के स्टूडेंट को, यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को। कि सबसे पहले इंटरमीडिएट पार्ट 2 को हमने टारगेट किया। हमारा टारगेट था ये था क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो इनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए। जब हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 में गए तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था जी आपको पार्ट 1 में आना चाहिए था, क्योंकि जब हमने बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के मेरिट्स बताए, उनके जो टेस्ट बताए, मेरिट्स मार्क्स बताए, तो बच्चों ने कहा सर जी अगर हमें फर्स्ट ईयर में किसी ने बताया होता तो हो सकता है हम ज्यादा मेहनत कर लेते, आपको फर्स्ट ईयर में आना चाहिए था। तो हमने उसके बाद फर्स्ट ईयर को एंगेज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ईयर को एंगेज किया तो कुछ ऐसे भी डिग्रीज हैं जैसे एमबीबीएस हैं जिसमें मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट होते हैं। एमबीबीएस में मैट्रिक मार्क्स भी 10% काउंट होते हैं। तो जिन्होंने एमबीबीएस करना होता था यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स, और उन्होंने मैट्रिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बच्चों ने मुझसे कहा था जी आपको मैट्रिक से ये कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फिर हम मैट्रिक से आ गए। फिर भी मैट्रिक से चलते चलते अब जो हम एक गोल सेटिंग या कैरियर काउंसलिंग का टॉपिक जो बच्चों के लिए हम करवाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, वो 5 क्लास से हम शुरू करवाते हैं। ठीक है, जो गोल सेटिंग या मिशन है या एम है, मकसद है लाइफ का, एक ब्रॉड वे में हम 5 क्लास से शुरू करवाते हैं। मिनिमम जो हमारे इस वक्त ग्रुप एज है वो 5 क्लास है। लेकिन जो कैरियर काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग अगर प्रॉपर बात की जाए कैरियर काउंसलिंग की, तो आई थिंक सो 7th क्लास के बाद तो मस्ट है, 7th क्लास के बाद लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया क्योंकि जैसे मकबूल साहब आप जानते हैं कि 7th क्लास के बाद बच्चे ने 8th में जाना है, और 8th अक्सर प्राइवेट स्कूलिंग की बात करें तो प्री 9th पढ़ाते हैं उसमें, यानी 8th नहीं पढ़ाते 9th पढ़ाते हैं। जी ऐसे ही। और तो 7th क्लास में कैरियर काउंसलिंग बच्चे की हो चुकी होनी चाहिए थी, सेशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, एवल्यूशन फॉर्म के जरिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए किसी न किसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग हो चुकी होनी चाहिए थी कि बच्चा अपने टैलेंट स्किल को पहचान ले और बच्चे के लिए फिर वही फील्ड या जो हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी है वो उसको रेफर की जाए। अब हमारे पास एफएससी अगर जो बच्चा कर लेता है उसके बाद आगे उसे पता तकरीबन चल जाता है, यानी तकरीबन आइडिया हो जाता है। लेकिन 7th क्लास के बच्चे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आगे कौन कौन सी फील्ड है। बिल्कुल ऐसे ही और वो उनके मुताबिक 2 ही हैं, एक साइंस है और एक आर्ट्स है। अब साइंस में 2 चीजें, कंप्यूटर और बायो। अब कंप्यूटर किसे रखना है, बायो किसे रखना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं सर एक दफा वो कैरियर काउंसलिंग के सेशन के लिए हम किसी एक स्कूल में गए,
आप अंदाजा करें, जब स्कूल में कैरियर काउंसलिंग हम करवा रहे थे तो एक स्टूडेंट बच्ची से जो अभी 9th क्लास में हुई थी, उस बच्ची से मैंने पूछा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो कहते सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने पूछा आप क्या बनना चाहती हैं, कहते डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा आप 9th क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कहते सर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर रखा हुआ है। तो उस बच्ची के माइंड से मैंने जब ये चीज पूछी है तो कहते मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है। आपको आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर वाला आगे बायो में स्कोप नहीं है, ठीक है, तो बायो मैट्रिक में बायो होगी तो आगे ज्यादा बायो करे। तो मैंने कहा आपने कंप्यूटर क्यों रखा, बायो फिर क्यों नहीं रखी, आपने एमबीबीएस करना है। तो कहती सर वो मुझे मेरे कजन ने कहा था कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे आ जाते, इसमें मेहनत कम करनी पड़ती, इसलिए मैंने कंप्यूटर रख लिया। सही। अब ये नहीं, बच्चे को गाइडेंस ही नहीं है कि मैंने आगे अगर एमबीबीएस की मेरी ख्वाहिश है, मेरा टैलेंट है या मेरी जिंदगी की ड्रीम है कि मैं एमबीबीएस करूं, तो उसे क्या रखना है। मैं इंजीनियरिंग करनी तो मैं बायो क्यों पढ़ूं, मैं बिजनेस की तरफ जाना है तो मैंने बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कंप्यूटर की तरफ जाना है मुझे बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने एफए आर्ट्स अदब की तरफ जाना है, लिटरेसी की तरफ जाना है तो मुझे साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक सो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा इसमें गाइड करें, और पेरेंट्स को गाइडेंस लेनी चाहिए किसी वो कैरियर काउंसलर से, किसी सर्टिफाइड बंदे से जो इस चीज को जानता हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि आप क्या सजेस्ट करते हैं मैट्रिक के बाद के बच्चों को कैसे मतलब वो अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाएं। ये तो आपने बता दिया कि एक एक्सपर्ट से उनके कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मैट्रिक के बाद जो बच्चे को अपने अंदर का जो टैलेंट है वो खुद से कैसे पहचाने कि वो किस फील्ड में जाए, किस फील्ड ऑफ स्टडी का सिलेक्शन करे वो। अच्छा, सबसे पहली बात है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फील्ड ऑफ स्टडीज हैं कौन कौन सी मैट्रिक के बाद, यानी फील्ड ऑफ स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं कि मैट्रिक के बाद वो किस किस शोबे में, किस फील्ड ऑफ स्टडी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बच्चे अपने अगर दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैं दोनों की बात करूंगा। एक है तो किसी कैरियर काउंसलर के पास जाए और हेल्प ले, ठीक है। अब वो कैरियर काउंसलर की भी सर दो टाइप्स हैं। एक कैरियर काउंसलर होते हैं जो सर्टिफाइड तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता। और क्यों, अब वो फिर बच्चे का इंटरव्यू करके बच्चे का इंटरेस्ट देके थोड़ा सा आजकल की फील्ड के मुताबिक उनको बता देते हैं, वो भी अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता। एक क्वेश्चन यहाँ से, ये आपने जिक्र किया साइकोमेट्रिक टेस्ट का, वुड यू लाइक टू डिफाइन दैट कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है, ताकि फिर आगे जी, पूरी दुनिया के अंदर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होता है। बच्चा जब भी कैरियर डिसाइड करता है या कभी भी जॉब्स के लिए जाता है या कैरियर डिसाइड करना होता है उसने मैट्रिक के बाद या मैट्रिक से पहले भी, तो वो एक टेस्ट एवेल्युएशन जिस टेस्ट कहते हैं, जिस साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, वो फिल करता है। उसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है और क्वेश्चन के अंदर बच्चे के मेंटल और हार्ट को देखा जाता है, यानी माइंड को भी देखा जाता है, हार्ट को भी देखा जाता है। और बच्चे को आइडिया ही नहीं होता, जो बचपन से बच्चा एक पैटर्न पे चल रहा होता है, किसी चीज को फॉलो कर रहा होता है, बच्चा उसको फिल करना शुरू कर देता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद डिसीजन होता है। साइकोमेट्रिक ऑटोमेटिक बच्चे को बता देता है कि आप इस चीज में ज्यादा बेस्ट जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास से लास्ट वीक में एक बच्चा इसी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए यानी कैरियर काउंसलिंग के लिए यहाँ ऑफिस में आया इस्लामाबाद में, और कहा सर जी मेरे वालिद साहब ये चाहते हैं लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा मैं क्या करूं। जब हमने तकरीबन ये 1 घंटे का सेशन होता है हमारा बच्चों के साथ, तो हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चे को दिया, बच्चे ने फिल करना शुरू कर दिया। मोर देन 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग भी थोड़े से होते हैं, और तकरीबन 1 आवर का ये सेशन होता है। 1 आवर में बच्चे ने जब सॉल्व करके हमें दिया, हमने एवेल्युएट किया, बच्चे का इंटरव्यू किया, तो हमें पता चल गया जो माँ बाप कहते थे बच्चा वो बिल्कुल नहीं चाहता, और बच्चे का स्किल भी नहीं है वो। उस साइकोमेट्रिक से बच्चे के स्किल का पता चलता है। साइकोमेट्रिक सर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इस चीज में अक्सर मेरा यहाँ पे जब भी इंटरव्यू में देता हूँ तो मैं ये लास्ट में कहता हूँ ये जरूरी क्यों है, मैं एक्सप्लेन करता चलूं सर अगर आप टाइम दें तो। जी जी जरूर जी, साइकोमेट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान पाकिस्तान से पीएचडी फिजिक्स में करके अमेरिका चला गया, पीएचडी फिजिक्स में करके, और आपको पता डॉक्टरेट यानी एक रिसर्चर बन के वो अमेरिका चला गया पाकिस्तान से जॉब के लिए। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी, वो अमेरिका में पीएचडी करके जब गया तो उसने वहां पीएचडी स्कॉलर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया, और वहां रूल है कि जॉब के से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लाजमी होता है।
कैरियर काउंसलिंग का जो एक पैटर्न होता है कि बंदा किस फील्ड में ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब उसका वो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ तो आप अंदाजा शौक रहेंगे, आपको हैरानी होगी कि उसका नाम जो आया वो एचआर मैनेजमेंट में आया। सही, ठीक है। तो कंपनी वालों ने कहा, जिन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया था उनका, उन्होंने कहा कि सर आप एचआर के बंदे हैं, आप फिजिक्स के बंदे नहीं हैं। यानी तो वो आदमी कहता है कि यार मैंने जिंदगी के 30 साल फिजिक्स को दे दिए हैं, अपनी आधी जिंदगी तकरीबन एवरेज अगर 60 की है तो 30 साल फिजिक्स को दे दिया, और मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ कि मैं फिजिक्स में डॉक्टर हूँ, और आप कह रहे हैं एचआर का बंदा हूँ। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा सर हमारा टेस्ट गलत नहीं हो सकता, जो कंपनी वाले थे उन्होंने कहा हमारा टेस्ट सर गलत नहीं हो सकता, आप आजमा लें, आप आजमा के एचआर के असिस्टेंट के तौर पर कहीं चले जाएं, जॉब कर लें असिस्टेंट एचआर के, और आप देखेंगे आप इसमें कितनी तरक्की करेंगे। तो उस आदमी ने उस टेस्ट को आजमाया और 6 मंथ के लिए वो किसी इंटर्नशिप असिस्टेंट एचआर के तौर पे चला गया, और आप देखें 2 इयर्स के अंदर अंदर वो रीजनल एचआर मैनेजर हो गया वहां का। सही। और वो आदमी का बाद में जब इंटरव्यू लिया गया वो कहता है यार मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा फील्ड एचआर है। तो आई थिंक सो अगर बच्चा मैट्रिक से अपनी फील्ड को डिसाइड कर ले, मैट्रिक तो फाइनल है ना, 7 से वैसे शुरू होना चाहिए, मैट्रिक तो फाइनल है, इसमें लाजमी होना चाहिए साइकोमेट्रिक से कैरियर काउंसलिंग, कि बच्चे को आइडिया हो जाएगा कि मेरा स्किल पैटर्न क्या है, फिर स्किल पैटर्न के मुताबिक वो फील्ड डिसाइड करेगा, तो वो जिंदगी में इतना अच्छा सर परफॉर्म करेगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो सर ये जो टेस्ट है ये बच्चे की एबिलिटीज और स्किल्स को निखारने में फायदेमंद साबित होता है। जी बिल्कुल, ऐसा निखारने का तो यहाँ वर्ड आई एम नॉट श्योर कि श्योर है या नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि बच्चे का बचपन से पैटर्न क्या था कोई काम करने का। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बच्चा बचपन से कोई गाड़ियों का काम करता था, कोई घर में चीजें स्क्रू गेज के जरिए खोलता था, या क्या क्या करता था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चनिंग होते हैं, और उस क्वेश्चन में बच्चे की एबिलिटी का पता चलता है कि बच्चे की जिंदगी का पैटर्न क्या रहा है पूरी जिंदगी 10-12 साल की एजुकेशन में। उस 10-12 साल के एजुकेशन में जो पैटर्न रहता है और बच्चे की जो स्किल और एबिलिटी होती है उसके मुताबिक साइकोमेट्रिक टेस्ट उसके लिए डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन सा कैरियर बेस्ट है। तो इससे कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि बच्चे के स्किल और टैलेंट का पता चल जाता है, और टैलेंट और स्किल का पता चल जाए तो बच्चा उसी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें बच्चे जो कहते हैं वो कहते हैं सर हमें वो फील्ड बताएं जिसका स्कोप चल रहा है आजकल, जिसका स्कोप ज्यादा है, हम उस फील्ड को हमने सिलेक्ट करना है जिसका स्कोप हो, जिससे हमें जो है नौकरी मिल सके, जिससे जो हमें है कि अच्छी एक जॉब, जो उसके बाद कैरियर मतलब एजुकेशन के बाद जो है हमारी जॉब अच्छी हो सके। तो ये सर मैंने जी जी ऐसा इस तरीके से है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें तकरीबन हर बच्चा और हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार जॉब मिले, पैसा मिले, सिक्योरिटी मिले, गाड़ी हो, बंगला हो और सिक्योरिटी हो हर चीज की, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। और आई थिंक सो ये ख्वाहिश बुरी नहीं है, हम अगर इसकी बात करें तो ख्वाहिश बुरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग की, कि कैरियर काउंसलिंग में आके अगर हम कहते हैं कि कौन सी फील्ड ऐसी है बच्चे के लिए जिसमें अच्छा पैसा है, बंगला, गाड़ी, कोठी, पैसा और सब कुछ है, जॉब है, तो मैं ये बात करता हूँ हमेशा बच्चों से, मैं ये कहता हूँ सर कि किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप होता है बंदे का, कि बंदा किस काबिल है, वो स्टूडेंट किस काबिल है। बिल्कुल ऐसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4-5 ईयर से जब हम कैरियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को जब गाइड किया, तो हमें आइडिया हुआ कि इस्लामियात पढ़ के भी लोग इतना खुशहाल हैं जितना एमबीबीएस करके भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैंने कुछ डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया, डॉक्टर्स का, वो कहते थे, मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं यार मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। मैंने पूछा क्यों नहीं बनना चाहते थे, या माशाल्लाह आप मंथली 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी, बंगला, घर, बीवी सब कुछ है, तो क्यों नहीं डॉक्टर बनना चाहते थे। कहते यार मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ क्रिएटिव करना चाहता था, मूवी मेकिंग की तरफ या ड्राइंग की तरफ, डिजाइनिंग की तरफ मैं आना चाहता था। तो फिर मैंने कहा आपने एमबीबीएस की तरफ क्यों आए। कहते यार मैं एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, मैट्रिक में 900+ मार्क्स आ गए, एफएससी में आ गए, एंट्री टेस्ट में आ गए, के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ना एक ख्वाब होता है लोगों का, एमबीबीएस वालों का। वहां कहते मेरे लिस्ट में नाम आ गया, मैं चला गया, डिग्री ली और यहाँ आके क्लिनिक में बैठ गया। तो ये वही बात है कि किसी ने उससे पूछा ही नहीं है, या वो अपने टैलेंट के मुताबिक, उसने मुझे अपना दराज ओपन करके दिखाया, जैसे ये मेरे ऑफिस में है, तो उसने मुझे अपना दराज ओपन करके दिखाया था, ये देखें कि यहाँ मैं अक्सर ड्राइंग करता रहता हूँ बैठ के, मैं अक्सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कोई स्टाइलिंग बनाता रहता हूँ अगर कोई नहीं होता मेरे पास।
तो अगर आई थिंक तो वो इस चीज में होता तो कम होता पैसे एक बात नहीं, लेकिन वो जिंदगी में खुश लाजमी रहता। और जब इंसान खुश होता है तो वो इतना क्रिएटिव होता है अपने काम में कि जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ स्कोप की सर अगर बात करते हैं तो मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने तमाम सुनने वाले बच्चों से और आपके तमाम रेफरेंस वालों से एक ही बात करूंगा कि सर जो भी हो एक चीज याद रखें कि अपने टैलेंट के मुताबिक फैसला करेंगे तो आप अर्निंग भी बहुत करेंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे। मैं आपको, सर आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपको सर? जी मकबूल साहब, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको? इशू हो गया था। जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये जो आखिरी मैंने बातें की है स्कोप के बारे में, ये जी रिपीट कर सर, दूं? आप कंटिन्यू जी, तो मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल रिपीट देना कर दो सर, चाहूंगा आवाज कि वो मैं, नेट का इशू हो गया। ओके नो इशू, मैं स्कोप की जो क्वेश्चन था उसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा मैं सर इस मकबूल साहब, इसमें ये होता है कि स्कोप किसी बंदे का नहीं होता, सॉरी फील्ड का नहीं होता, बंदे का होता है। अगर बंदा अपनी फील्ड और टैलेंट को लेके चलता है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है जिंदगी में कि वो बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात स्कोप का बिल्कुल। पैसा या वो नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान जिंदगी में खुश रहता है। जब इंसान अपने स्किल और टैलेंट को लेकर चलता है तो वो खुश रहता है, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मुझसे किसी ने पूछा, अजमल साहब आप क्या करते हैं? मेरी किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, अजमल साहब आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं अयाशी करता हूँ। तो वो कहता है यार अयाशी क्या मतलब, कोई कमाए कोई काम कुम नहीं करते? मैं कहा भैया मैं अयाशी करता हूँ। कहते यार ये तुम मजाक कर रहे हैं आप। सर मैंने आवाज कहा आ मैं रही है मेरी जिंदगी में आपको? वो, जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आपको आवाज आ रही मेरी सर? जी जी सर, आ रही है। जी सर, मैं अगर आपकी एग्जांपल देता हूँ कि इंसान अपने टैलेंट और स्किल को देख के फैसला करे तो हकीकत बात है वो जिंदगी में खुश भी रहता है और कमाई भी करता है। जी कमाई सर। की गारंटी लाजमी साथ होती है, खुश भी रहता है जब इंसान फिर उसमें मेहनत करता है और खुशी खुशी अल्लाह ताला उसकी उसी खुशी के साथ उसको कमाई भी देता है। अब सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं अजमल साहब आप क्या करते हैं? तो मैं उनसे अक्सर जवाब, मेरा जो पहला जवाब होता है मैं यही कहता हूँ मैं अय्याशी करता हूँ। तो लोग कहते हैं सर आप अय्याशी क्या मतलब, आप अय्याशी करते हैं? तो मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि मैं वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं खुश हूँ। जब बिल्कुल मुझे, मैं वो काम करूंगा जिसमें मैं खुश हूं तो मेरे लिए वो अय्याशी है। आप ये बिल्कुल ऐसे ही। अंदाजा करें जब हमारे काउंसलिंग या जो मैं काम करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं सुबह 8 से लेकर कभी कभी सुबह 6 से लेकर रात के 9 10 11 बजे तक भी वो काम करता हूं। तो जब सोता हूं तो जिस्मानी थकावट होती है लेकिन मेंटली थकावट नहीं होती, नहीं क्योंकि वो होती, मेरा बिल्कुल। अपना एक पैशन होता है। और पैशन में इंसान अपने जो 6 घंटे की जॉब से हट जाता है। उसके लिए 6 घंटे की जॉब नहीं होती, उसकी सारा दिन की जॉब होती है। क्या उसमें बोलते नए हैं? नई चीजें सीखना शुरू कर देता है, नए नए स्कोप की तरफ आना शुरू हो जाता है और जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब वो अपने स्कोप को डिसाइड करता है अपने स्किल और टैलेंट की वजह से। तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि वो दुनिया को ना देखें, आईटी में लोग ज्यादा कमा रहे हैं, डॉक्टर में हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस बैंकर हैं, ये इनको ना देखें बल्कि अपना थोड़ा सा पैशन देखें, उसी में मेहनत करें। वो पैशन कैसे पता चलेगा उसके लिए मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। जी सर आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू जी, करें। पैशन कैसे फाइंड करते हैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर कोई इस चीज पे नहीं आता तो वो कैसे करे, वो अपने बचपन से पैटर्न देखे कि मैं बचपन में किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वो जब उस पैटर्न को देखेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में मेरे उस्ताद मुझसे ज्यादा खुश होते थे, यार ये सब्जेक्ट तेरा बहुत अच्छा है, मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता था कि मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे क्लास फेलो होते थे, वो मुझसे पीछे रह जाते थे, मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा देर मेहनत करना पसंद है, मैं किस सब्जेक्ट में बिल्कुल बैठा रहता और मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। इन कुछ चीजों को देख के इंसान को अपने पैशन और टैलेंट का पता चल सकता है। जी सर। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। लास्ट पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस के पेरेंट्स भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज और हमारे ऑडियंस स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मैसेज एक आपकी तरफ से हो जाना चाहिए लास्ट पे। जी जरूर। सर जो जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं तो आजकल की वबा को थोड़ा सा हम अगर सीरियस लें तो बेहतर है।
तो आई थिंक सो मैं उसके बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाऊंगा और साथ ही आपके कैरियर के बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाऊंगा। सबसे पहले ये है कि एहतियात लाजमी है और आई थिंक सो इसमें हम सबको एहतियात करनी चाहिए, हमें सबको मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन घर में है तो खैर है, लेकिन घर से बाहर जब भी जाएं तो सफर में लाजमी एहतियात करें, क्योंकि आज मैं इस्लामाबाद में होता हूँ और इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाकों को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, फुली लॉकडाउन कर दिया है, जहाँ से इंसान कुछ इलाकों को किया, फुल इस्लामाबाद को नहीं किया हुआ, तो यहाँ एहतियात बेहतर है। दूसरा कैरियर काउंसलिंग की, क्योंकि हमारा ये टॉपिक कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लक था, मकबूल साहब ने हमें टाइम दिया और बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें अपने ख्यालात का लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। तो सबसे पहली बात जो मैं पेरेंट्स से करना चाहूंगा कि खुदारा अपनी ख्वाहिशात अपने तक थोड़ा सा रखें तो बेहतर है, बच्चे से शेयर कर दें। अगर वो बच्चे का भी टैलेंट और ख्वाहिश हुई तो बेस्ट हो जाएगा। अगर वो बच्चे की टैलेंट या ख्वाहिश या स्किल या उसका ड्रीम नहीं है वो बनना, तो कभी भी बच्चे पे जबरदस्ती ना करें। मैंने हकीकत बात है, मेरे इस वक्त स्टूडेंट्स आर्मी में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तकरीबन हर शोबे मेरे इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, CSS कर चुके हैं, 17 ग्रेड ऑफिसर, 18 ग्रेड ऑफिसर, MC, PhD तक अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जो इंसान अपना टैलेंट, अपने स्किल और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे जाता है, वो जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि बच्चे को चाहिए कि अपने स्किल और टैलेंट को फाइंड करें। आप इंटरनेट के जरिए बहुत सारी इस तरीके से चीजें सीख सकते हैं और मकबूल साहब आपके इलाके में मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनसे रब्ता करें, आप इन जैसे टैलेंटेड लोगों से रब्ता करें कि वो आपको गाइड कर सकें। और यहाँ पे एक और चीज मकबूल साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी लोगों की देखा देखी में फील्ड का डिसाइड ना करें। माँ बाप कहते हैं या वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, तो मेहरबानी करें बच्चों पे ये जबरदस्ती ना करें। हाँ, जिंदगी में कभी भी कोई हेल्प चाहिए, मकबूल साहब के रेफरेंस से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस कौम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इस वबा की हालत में हम सबको महफूज रखे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे और इस तरह अपनी कौम की, अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। और हम भी हमें बहुत कुछ सिखाते रहें अपनी इस एक्सपीरियंस से। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह आपसे ये मुलाकात, ये सेशन का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह गाए बगाए आपको तकलीफ देते रहेंगे, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने इलाके के लिए, इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम।